यू सिद्धार्थ भाई, थैंक यू। नमस्कार भाइयों, मेरा नाम अरमान है और मैं एक शराबी हूँ। अप टू टेन ईश्वर की थर्टी बड़ी असीम। हाय अरमान भाई। ओके। हाय अरमान भाई, नमस्कार भैया, वनडे एट ए टाइम। जी नमस्कार, हेलो। और ईश्वर की बड़ी असीम कृपा है, फेलोशिप की मदद है कि आज के दिन शराब नहीं पी। क्योंकि आज का टॉपिक जो है रिजनमेंट, क्योंकि आज के दिन मुझे रिजनमेंट नहीं है, इसलिए मैंने शराब नहीं पी। और सब बढ़िया है और कोई शराब पीने की इच्छा भी नहीं है। और सिद्धार्थ भाई ने मुझे फोन किया था कि आप इस टॉपिक पर अपना अनुभव शेयर करें। तो वाकई में अगर मैंने अगर कदमों को किया है और इससे डील किया है तो आई मस्ट शेयर। मुझे शेयर करना चाहिए अपने अनुभव। मेरे अंदर से फील वही हुआ कि क्योंकि मैं आजकल अ, अगर कोई मुझे बोलता है तो मुझे मतलब अंदर से ये लगता है, यार क्या मतलब मैं अभी क्या ही शेयर करूंगा। तो पर फिर भी जो भी मेरे अनुभव है मैं रखने की कोशिश करूंगा। और सबसे बड़ी बात कि ये टोटली बिग बुक से रिलेटेड होगा, क्योंकि बिग बुक के अलावा मैंने कुछ सीखा नहीं है। जो जो भी सारी चीजें हैं ए से रिलेटेड, शराब से रिलेटेड, वो सारी बिग बुक से ही पता चली। मेरी बीमारी पता चली बिग बुक से। मुझे सॉल्यूशन पता चला, कैसे करना है वो पता चला। और स्पॉन्सर का डायरेक्शन होता है कि आपको ऐसे करना है। नहीं तो मैं तो पता चला कि पहले 9 कदम से स्टार्ट कर दूं। तो वो एक डायरेक्शन होता है जो स्पॉन्सर करवाते हैं। बाकी टोटल बिग बुक के अलावे मतलब कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं और लिटरेचर पर जाऊं या ना जाऊं, वैसे और इजी करने के लिए 12 एंड 12 भी है, तो उसको वन स्टेप के लिए बहुत ही जरूरी बुक है वो भी। पर मोस्टली अगर बिग बुक अगर है तो भी इनफ है, दैट इज मोर देन इनफ। तो आज का टॉपिक है रिजेंटमेंट। और मैं रिजनमेंट के बारे में पहले नहीं सुना था। ए में आने से पहले सुना तो था रिजनमेंट, पर उस तरीके से नहीं समझा था इसको कि ये एक्चुअली व्हाट इज रिजनमेंट, रिजनमेंट है क्या। और आज हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे और रिजनमेंट कितना घातक है हम मेरे जैसे शराबी के लिए, और इसे डील कैसे किया जाए। तो रिजनमेंट को सीधा बिग बुक में लिखा हुआ है नंबर 1 ऑफेंडर। 1 नंबर का अपराधी है, सबसे बड़ा अपराधी है ये। इसके बाद ही मतलब कोई है, इसके बाद ही जो है फियर है, चाहे गिल्ट है, चाहे जो भी है, इसके बाद ही है। ये जितना डिस्ट्रॉय किया है अल्कोहलिक को, उतना उतना किसी ने नहीं किया। 1 नंबर का अपराधी है रिजेंटमेंट। और तो ये रिजेंटमेंट है क्या, तो इसके लिए भी मैं अपने शुरू के दिनों में यूट्यूब पर शेयरिंग सुनता था। अपलोडेड थे उसमें रिजेंटमेंट के कई टॉपिक पर, कई कई शेयर ओल्ड टाइमर ने अपना अपना अनुभव रखा था। उसमें से एक चीज मुझे एक एग्जांपल बहुत ही ज्यादा सूट किया और उसे मैं बताना चाहूंगा कि व्हाट इज रिजेंटमेंट। तो रिजेंटमेंट अगर सिंपली हम देखें तो जैसे एक क्रिकेट मैच चलता है और जब एक बाउंड्री लगता है या बैट्समैन आउट होता है, तो किस तरीके से बार बार एक ही शॉट को बार बार से रिपीट करके टीवी पर दिखलाते हैं, एंगल चेंज करके। कभी इस एंगल से दिखाएंगे, कभी उस एंगल से दिखाएंगे, कभी कीपर के तरफ से दिखाएंगे, कभी बॉलर के तरफ से दिखाएंगे, कभी कभी ऑडियंस के तरफ से दिखाएंगे। तो हुआ एक बार ही, बार बार जो है उसको रिपीट कर रहे हैं। तो वही चीज सिंपली ये है, एक बार इंसिडेंट हुआ, एक बार गुस्सा हुआ, पर अब मैं जो है उसका टेप बार बार मेरे दिमाग में चल रहा है। दैट इज रिजेंटमेंट। गुस्सा आना स्वाभाविक बात है, नेचुरल चीज है। गुस्सा तो अभी भी दिन में 10 बार आता है, पर अब वो रिजेंटमेंट के रूप नहीं ले लेता है। ध्यान रखता हूँ अभी एक एग्जांपल मैं दूंगा जिसमें रिजेंटमेंट पे बदल जाती है गुस्सा, अगर थोड़ा सा भी ध्यान इस पे से हटी तो। पर ओवरऑल यही है कि आज के गुस्सा मेरा रिजेंटमेंट पे नहीं बदलता, क्योंकि चौकस नजर है इसके ऊपर। क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये बदलेगा तो ये फैटल है मेरे लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसका गवाही बिग बुक है, लिखा हुआ है, काफी मेंबर है, सबने यही बताया कि भाई ये रिजेंटमेंट नंबर 1 ऑफेंडर है। तो जब मैं ए में आया तो शराब से पूरी बुरी तरीके से ग्रसित था, शराब पीने की आदत से। और
उस टाइम आदत लगता था, जब ए में आया तो पता लगा कि बीमारी है। और उतना ही ज्यादा पीड़ित था मैं रिजनमेंट से। और मुझे लगभग मेरे लाइफ के जो भी मेरे क्लोज थे उन सारे लोगों से मुझे रिजनमेंट था। सबसे टॉप रिजनमेंट मेरे फादर से था। और मेरे स्पॉन्सर ने एक बात बोली कि ये कोई नई बात नहीं है अरमान, हम शराबियों के लिए फादर से रिजेंटमेंट रखना, मदर से रिजेंटमेंट रखना, ये बड़ा स्वाभाविक है। ये आप देखोगे कि मोस्टली अल्कोहलिक के स्टोरी में ये सबसे जो क्लोज होते हैं उनके उनसे ही सबसे ज्यादा रिजेंटमेंट होती है। और मेरे साथ भी यही था, मेरे फादर से मुझे बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट था। और भी मेरे कजन अंकल थे, कभी कुछ हुआ उसके बाद से दोस्त यार थे, कुछ इंसिडेंट थे जिससे मुझे अगर याद आ जाए तो फिर वो टेप चलना चालू हो जाता था। पर मोस्टली यही था कि मुझे मेरे घर से ही कुछ ऐसे ऐसे इंसिडेंट थे जो बिल्कुल मुझे नाखुश थे। और अगर मैं शराब नहीं पीता था तो वो धीरे धीरे आरआईडी सिम्टम में चेंज होता था और बार बार वो टेप चलना चालू होता था कि ये अभी ऐसे नहीं ठीक हुआ, वैसे नहीं ठीक हुआ। तो या तो शराब बिना पिए ही झगड़ा कर लेता था, और नहीं तो शराब पी लेता था तो इतना इंटॉक्सिकेट हो जाता था कि वैसे ही झगड़ा करूँ या ना करूँ वैसे ही बेहोश हो जाना है। तो इस सिचुएशन में मैं ए में आया। ए में आने से पहले मेरी स्टोरी यही थी कि मैं काफी वॉयलेंट टाइप का ये हो गया था शराब पीने के बाद। मतलब बिल्कुल एक एंटी सोशल जो बोलते हैं उस तरीके का एलिमेंट हो गया था मैं। तो मेरे फादर ने देखा कि अब इसका दो ही उपाय है, मतलब या तो किसी डॉक्टर से इसको कंसल्ट करके करे, या तो दूसरा रिहैब है। तो आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे फादर ने मतलब घर पे, क्योंकि बहुत ही सीरियस इशू था। और मैं ग्रेटफुल हूँ कि मैं मतलब मैं भी इकलौता लड़का उनका, तो नहीं चाहते थे कि ये मरे। चाहे मतलब जो भी है वो मैंने तो काफी कष्ट दिया, पर फिर भी उन्होंने घर पे डिसाइड करके सबने यही बोला कि नहीं नहीं, डॉक्टर से ही दिखाते हैं, वो बेस्ट रहेगा, ये ठीक हो जाएगा। और उसके बाद से मुझे ट्रीटमेंट के लिए ले गए। वहां पर मुझे डायग्नोज किया कि भाई डिप्रेशन तो तुम्हारे अंदर है ही, अल्कोहलिक भी तुम हो। और ट्रीटमेंट मेरा चालू हुआ और कुछ समय के बाद पता चला कि मैं ट्रीटमेंट के साथ साथ शराब पी रहा हूँ, 2-3 महीना सोब्राइटी के बाद। और फिर वो 1.5 साल अराउंड मैंने ये कंटिन्यू रखा। और वो पीरियड मेरे लिए सबसे गंदा पीरियड था। वो अब तो मतलब वो दोहरा मापदंड हो गया था मेरा। मतलब अगर मैं ना ही शराब छोड़ सकता था ना ही वो दवा छोड़ सकता था, उसके ऊपर भी मेरी डिपेंडेंसी हो गई थी। तो वही होता था, शराब पीता था, अगले दिन सुबह जो है डरा हुआ, पैनिक, बाथरूम में छिपा हुआ हूँ। और इतना ज्यादा मतलब टॉयलेट करने तक नहीं जा रहा हूँ, बेड पर ही पड़ा हुआ हूँ, क्योंकि सर में दर्द है, बॉडी में दर्द है। ये पता ही नहीं है कि रात में क्या किया क्या नहीं किया। और ना ही फेस करने की हिम्मत है, ना ही किसी से पूछने की हिम्मत है, ना ही मोबाइल उठाने की हिम्मत है। फिर धीरे धीरे 2-3 बजता था तो हिम्मत होता था। और उसके बाद शाम तक तो आरआईडी फैक्टर कहाँ से जाग जाता था कि यार सही तो किया पिया, ऐसे सिचुएशन में पीऊं नहीं तो करूँ क्या। बिल्कुल सही पियो और इन सबको बताओ कि क्या कि मैं सही हूँ और तुम गलत। बस मैं सही हूँ तुम गलत, इसके लिए पियो और बताओ। और ये जुनून, पागल वाला जुनून जो है, इसकी वजह से मैं शराब पीता रहा और पीता था। और भी बुरी दशा में। खैर जब मैं ए में आया और मैंने स्पॉन्सर लिया, जब कदमों के ऊपर काम करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे रिजनमेंट का टॉपिक जो है मीटिंग में सुनता था इसके ऊपर के रिजनमेंट रिजनमेंट। तो ये रिजनमेंट धीरे धीरे समझ में आया। तो अ, अब इसको डील कैसे करें, तो इसके लिए जैसे बिग बुक में तो सबसे पहला इन्वेंटरी अपना दिया हुआ है कि हम इसका इन्वेंटरी लेते हैं रिजनमेंट का। बाकी सब बाद में, पहला रिजनमेंट का ही इन्वेंटरी बनेगा जब हम तीसरे कदम पर। और ये आई थिंक ये एक नॉर्मल व्यक्ति ले भी नहीं सकता है।
मतलब अगर उसके जीवन में अगर हो भी कई सारे रिजेंटमेंट, अगर उसे बोल दिया जाए कि ये आप एक लेखा जोखा बनाओ और उसमें आप वो सारे लिस्टेड करो जिनसे आपको गुस्सा है और आपने क्या किया और आप ये आपका पार्ट क्या रहा, तो वो नहीं ले सकता है। उसके लिए जब तक हम अपना तीसरा कदम करते हैं तो वो एक दैवीय शक्ति मिलती है, जो मुझे भी महसूस हुआ कि नहीं भाई अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जब मैंने अपना तीसरा कदम जब प्रेयर किया था अपने स्पॉन्सर के साथ, तो वो अब मैं समझता हूँ वो मोटिवेशन नहीं था, वो एक ईश्वर की ही शक्ति थी, जो मतलब इतना ज्यादा मैं मोटिवेटेड था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ भाई। मुझे ये एक्सपीरियंस और ये मुझे शराब से छुटकारा चाहिए, एक सैनिटी भरा लाइफ चाहिए। तो उसने फिर वही चौथा कदम हम पढ़े और पहला ये आया कि आप अपना लिस्टेड करो। आप उन सारे लोगों का नाम लिखो जिनसे आपको खुन्नस है, वो सारी चीजों का नाम लिखो, वो सारी परिस्थितियां जो जो जिससे आपको आज भी गुस्सा आता है, आज भी आपका टेप रिकॉर्डिंग चालू हो जाता है, वो सारे वो लिखो। उसके बाद से वो कारण लिखो कि आखिर एग्जैक्टली आप हो हो क्यों क्यों गुस्सा हो उनसे। और उसके बाद से इंस्टिंक्ट लिखो कि आखिर इंस्टिंक्ट तो वैसे नेचुरल नेचुरल होते हैं, दिए हुए हर व्यक्ति में इंस्टिंक्ट होते हैं और होने भी चाहिए। हमारे सिक्योरिटी इंस्टिंक्ट है, हमारे एम्बिशन है, हमारा सेल्फ एस्टीम है, प्राइड है, फियर भी है। तो ये सारे इंस्टिंक्ट सब सब में होते हैं, पर वही है कि हम इंस्टिंक्ट का दुरुपयोग करते हैं, उसे बहुत मतलब पूरे तरीके से दुरुपयोग करते हैं, और फिर उसके उसकी वजह से ही ये रिजेंटमेंट पैदा होता है। तो वो सारे इंस्टिंक्ट को चेक करना कि आखिर कौन से इंस्टिंक्ट मेरे जो है बहुत ज्यादा मैंने जो है उसका दुरुपयोग किया, और उसके बाद से डिफेक्ट देखते हैं हम, और सबसे लास्ट में माई पार्ट, हम अपना गलती लिखते हैं कि मैंने क्या किया, मेरा मेरा रोल क्या था उस परिस्थिति में, उस सिचुएशन में, चाहे उस व्यक्ति के साथ जिससे मुझे खुन्नस है, मैंने भी क्या किया। और उसके बाद से हम उसको कन्फेस करते हैं अपने स्पॉन्सर से। तो मोस्टली यहाँ पर इतना करने से रिजल्टमेंट कम हो जाती है, इवन खत्म तो नहीं बोलूंगा पर कम हो जाती है। लेने का तरीका बहुत सिंपल था। एक मैं अपने एक एग्जांपल से इससे इसको बताना चाहूंगा। अ, मुझे मेरे बचपन के दिनों में मेरे घर के बगल में एक पार्क था, जहाँ पर बचपन के दिनों में मैं खेला करता था, और वहाँ पे लगभग 100 से 150 बच्चे खेलते थे। और मैं अराउंड 5th क्लास में था, और मुझे एक लड़का था जिससे बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट था, अभी मतलब ए में आने से पहले तक, और ये लगभग 20 साल पहले की बात है। और उसे इतना रिजेंटमेंट था कि वो मुझे देखकर मतलब फ्रेंडली वे में हंसता था, और मैं मेरे दिमाग में यही रहता था कि इससे जो है किस तरीके से मैं गियर में लूं। कारण इसका ये था कि मैं क्यों गुस्सा था उससे, तो उसने मुझे उतने लड़कों के बीच में कॉलर पकड़कर 5-6 थप्पड़ जो है कस के खींचा था। तो इस वजह से मुझे बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट था उससे। ऑब्वियस बात है, मेरे सिक्योरिटी इंस्टिंक्ट हर्ट हुआ था, मेरा प्राइड, मेरा सेल्फ एस्टीम, ईगो ईगो फियर, सारे जो है सारे हर्ट हुए थे। और उसके बाद से मैं अपना पार्ट जब लिखता हूँ तो उसमें मैंने ये देखा कि उसका एक निकनेम था, जिसको हम निकनेम हम अपने दोस्तों में काफी रख देते हैं भाई, हर कोई का नाम रख देते हैं, जिससे कोई चिढ़ता है, कोई हंसता है। तो वो मेरे से 5-6 साल सीनियर था, और मैं जो है उसका निकनेम जो है पूरे बीच फील्ड में जो है कस कस के चिल्लाकर उसे पुकार रहा था। तो मैंने भी तो उसका इंस्टिंक्ट हर्ट किया, तो उसे आया गुस्सा और उसने जड़ दिया मुझे थप्पड़। और ये बात जो है मेरे दिमाग में जो है टेप की तरह, मैं अभी तक जो है 20 साल से उसको रखा हुआ था। ये एक छोटा सा एग्जांपल है, जब मैंने ये लिखना चालू किया तो ये समझ में आया। तो जब मैंने माई पार्ट लिखा कि मैंने भी ऐसा उसके साथ किया था, तो इस वजह से उसने रिटेलिएट किया। तो ऐसे ऐसा करने से मोस्टली मेरे कई रिजेंटमेंट तो उसी टाइम जब मैं कॉन्फेस किया अपने स्पॉन्सर के साथ, तो वहां पर खत्म हो गई। जब प्रार्थना किया उन व्यक्तियों के लिए तो खत्म हो गई, पर कुछ रिजेंटमेंट थे, जैसे मेरे फादर के साथ।
चाहे लास्ट में उसको इन्वेंटरी पे लाऊं, उसको लिखूं, पर मैं अपने को जायज ही ठहराने की कोशिश में एकदम था कि नहीं यार, ये अगर ऐसे नहीं करते तो मेरा लाइफ इस तरीके से नहीं होता, वो नहीं होता, इन्होंने ये डिसीजन गलत किया, वो किया। और भी दो तीन लोग थे जिनके साथ माई पार्ट में नहीं, माई पार्ट में हर, ये जरूरी नहीं है कि हर कोई में मेरा पार्ट आएगा ही। कि मतलब मैंने कुछ किया, कभी कभी ऐसा है कि भाई कोई व्यक्ति है जिससे मैंने कुछ नहीं किया, पर फिर भी उसने मुझे जो है मेरे साथ गलत किया। तो इन लोगों के लिए अब क्या करें, तो इनके लिए एक प्रार्थना जो दी हुई है केस नंबर 65 पर, सॉरी 67 पर। दिस इज अ सिक मैन, हाउ कैन आई बी हेल्पफुल टू हिम, गॉड सेव मी फ्रॉम बीइंग एंग्री, दाई विल बी डन। और केस नंबर 552 पर जो वो एक और इलेबोरेट करके जो प्रार्थना दी हुई है कि उस व्यक्ति के लिए आप वो सारे कुछ मांगो जो आप अपने लिए चाहते हो। तो रिजनमेंट, ये मेरा बहुत ही टेस्टेड किया हुआ है, वो कुछ रिजनमेंट है। और इसमें एक और बड़ी बात है कि ये जितना मेरे ये लिस्ट में निकलता है नाम, उन्हीं से मुझे आगे चल के माफी भी मांगना रहता है। 9वें कदम में मोस्टली इन्हीं लोगों के नाम आते हैं। तो अगर मैं रिजनमेंट रखूंगा तो माफी तो नहीं मांग सकता हूँ। इतना तो श्योर है, या तो रिजनमेंट पाल लो, नहीं तो अमेंड्स कर लो। दो ही चीज है, या तो माफ कर दो और नहीं तो खुन्नस पाले रखो। और खुन्नस पाले रखने का मतलब यही है कि वो फिर से शराब पिलाएगा। तो ये जो प्रेयर है ये काफी हेल्पफुल है। जब उसमें से कुछ लोगों के साथ जो दो तीन लोग थे जिनसे मेरी रिजनमेंट जो है कम नहीं हो रही थी, उनके लिए जब मैंने अपने स्पॉन्सर के डायरेक्शन से जब प्रार्थना करना चालू किया, 3 3 बार दिन में प्रार्थना, 2 2 बार तो करना ही था सुबह शाम, 3 3 बार, 4 4 बार, जब भी मौका मिले तब प्रार्थना करना। और अराउंड 1.5 महीना 2 महीना जब मैं कंटिन्यू प्रार्थना किया, तो पता नहीं क्या हुआ, उन लोगों के लिए मेरे अंदर सहानुभूति सहानुभूति जग गई। मतलब ऐसा लगा कि यार ये भी बीमार है, और ऑब्वियसली बात है कि ये बीमार है और मैं भी बीमार हूँ, पर यार मेरे पास प्रोग्राम है, मेरे पास ईश्वर ने मुझे सॉल्यूशन दिया। इनको इनको तो मतलब ये भी नहीं पता है कि ये प्रॉब्लम है मेरी। और वो पता नहीं क्या, मतलब एकदम से रिजल्टमेंट खत्म हो गया इन लोगों से मेरा। और बहुत बढ़िया से इन लोगों से मेरा अमेंड्स भी हुए हैं, और आज मैं उसी सोसाइटी में जी रहा हूँ और उन लोगों के बीच जी रहा हूँ। अभी उसके बाद जब मैं अपना 10th स्टेप कंटिन्यू करता हूँ, तो रिजल्टमेंट पे चौकस नजर रखनी पड़ती है कि मतलब फिर से रिजल्टमेंट किसी व्यक्ति के लिए ना हो जाए। अभी मैं रिसेंट एक मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, होली के अराउंड। एक प्रॉपर्टी है, उसमें एक बगल वाला बगल में घर है, उसका जो है पानी उसके घर का जो है मेरे प्रॉपर्टी में बह रहा था। तो काफी टाइम से मैं इग्नोर कर रहा था। इवन मतलब ऐसा कुछ था नहीं वहां पर कि मतलब उसको बोला जाए, वो भी मतलब ऐसे बिना कंस्ट्रक्शन का था। पर मैं जो है उसके बाद से मुझे एक दिन मेरा गुस्सा फूटा और मैंने कहा बुलाकर स्टाफ से कि तोड़ दो इसका नाली। और तब तक जो है वो भी आ गया और बात बढ़ने लगी और बात बढ़ने लगी, बात मतलब झगड़े पर बात आ गई। और उसके बाद से मैंने उसे खूब सुनाया, माँ बहन सब मैंने जो है मेरा मतलब आपा ही खो गया। पर उसके बाद से जब मैं आया तो मेरे माइंड में क्लिक कर गया कि अरमान तू रिजेंटमेंट पाल दिया यहाँ पर। और लिटरली मैं फिर उसके लिए प्रार्थना स्टार्ट किया, उसके लिए कि अब जब जब शांत होगा तो अमेंड्स करेंगे, या वो बात की बातें पहले। तो रिजेंटमेंट के लिए कोई जगह नहीं रखनी है, तो उसके लिए कंटिन्यू मैंने प्रार्थना स्टार्ट किया, सुबह शाम कि भगवान आप इसे वो सब दो जो मैं चाहता हूँ, सद्बुद्धि दो, अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य दो, हर कुछ दो जो ये चाहते हैं। और मैं किस प्रकार से इनकी सहायता कर सकता हूँ, मुझे मेरे रिजेंटमेंट से बचाओ। और धीरे धीरे जो है वो रिजेंटमेंट का रूप नहीं बनी मेरे, नहीं तो एकदम डिक्टो था कि अगर मैं इसके ऊपर काम नहीं करता तो वो पूरे तरीके से रिजेंटमेंट का रूप बनता और वो बिल्कुल शराब पीने का एक कारण हो जाता मेरे। तो बहुत ही चौकस रखनी होती है, मेरे जैसे शराबी को रखना पड़ता है, क्योंकि ये रिजेंटमेंट है ही उस तरीके का चीज।
मे भी और लोगों को जो उतना जो स्पिरिचुअली सिक नहीं है उनके साथ ये ना हो, पर मेरे लिए गुस्सा को रिजेंटमेंट पे बदलने में समय नहीं लगता है। तो इसके ऊपर वही है कि अपना स्पॉट इन्वेंट्री, डेली इन्वेंट्री जो हम लेते हैं 10वां कदम, वहां पर हम इस चीज को ध्यान दें कि आखिर आज के दिन मेरा एंगर अगर फूट रहा है, बार बार किसी पर आ रहा है, तो क्या उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा कि नहीं। मुझे मुझे उसकी इन्वेंट्री लेकर मेरे स्पॉन्सर से गाइड कर सलाह लेनी पड़ेगी कि इनके ऊपर मुझे गुस्सा आ रहा है, और फिर प्रे करना पड़ेगा। तो बिग बुक में जो एक रिजर्मेंट को लेकर मैं कोट करना चाहूंगा, जो ये एक लाइन है, वो भी बहुत ही मुझे ये इफेक्टिव लगती है। बट विद द अल्कोहलिक हुज होप इज द मेंटेनेंस एंड ग्रोथ ऑफ ए स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, the business of resentment is infinitely great. We found that it is fatal. For when harboring such feeling, we shut ourselves off from the sunlight of the spirit. The insanity of alcohol returns, and we drink again. And with us, to drink is to die. तो ये लाइन तो मतलब ये सारा रिजेंटमेंट का प्रॉपर मतलब इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि भाई हम अल्कोहलिक के साथ, जो हम अल्कोहलिक है जिनके पूरा हमारा जीवन जो है वो इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस तरीके से अपनी स्पिरिचुअलिटी को मेंटेनेंस और ग्रोथ कर सके। उसमें ये रिजेंटमेंट का जो बिजनेस है वो इनफिनाइटली ग्रेव है। हमने पाया है कि ये फैटल है, मतलब ये बिल्कुल मार देगी। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम आत्मा की प्रकाश को से हम खुद ही बाधा बनते हैं, और धीरे धीरे इंसैनिटी, अल्कोहल का जो इंसैनिटी जो है वो रिटर्न हो जाता है और हम शराब पी लेते हैं। और अगर हम शराब पीते हैं तो हमारा मरना भी तय है। तो ये हमारे साथ ऐसा ही होता है। तो इसके ऊपर मतलब कितना ये गंभीर तरीके से लिखा हुआ है कि ये रिजेंटमेंट के बिजनेस को डील करना। तो बस वही है कि मैं आज के भी दिन इसको बहुत सबसे प्रायोरिटी पे रखता हूँ कि बाकी जो चीजें हो, कभी कभी हर्ट होता है, कुछ चीजें ऊपर नीचे हो जाती है, पर जहाँ तक गुस्सा का बात आता है वहां पर पूरे तरीके से चौकस बनाए रखना कि ये मतलब ठीक है, लेट अगर गुस्सा आया, लेट गो हो गया, कोई बात नहीं है, पर अगर वो टेप चलना मेरे माइंड में चालू हो गया, तो यानी वो रिजेंटमेंट अपना जगह बनाने लगा। उसके ऊपर अगर मैं क्विक एक्शन नहीं लूंगा तो मतलब फिर गाड़ी जो है वो गलत डायरेक्शन में जाने लगेगी। तो मेरा रिजेंटमेंट के ऊपर जहाँ तक मैंने बिग बुक से समझा, अपने स्पॉन्सर से समझा, और प्रैक्टिस के साथ मैंने यही पाया जो मैंने शेयर किया। आप भाइयों ने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सिद्धार्थ भाई, आपने मुझे मौका दिया शेयर करने के लिए। थैंक यू।